सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट आपको कराई जा रही है। ये टेस्ट संख्या 2 हुआ। इसके पहले वाले जो मैं वीडियो डाला हूँ उसमें 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन करवा दिया हूँ, और इस वीडियो में 30 से लेकर के 60 तक का क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? पर्वत का, वन का, रेगिस्तान का, महासागर का? तो आंसर हो जाएगा महासागर का। महासागर ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें जैव विविधताएँ ज़्यादा पाई जाती है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर, पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पम्पास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो ये अर्जेंटीना में हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? इन सिटू और एक्स सिटू स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। जंतु उद्यान, बीज बैंक, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और यह अभ्यारण्य। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कह रहा है उदाहरण नहीं है, नहीं का बताया रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि स्वस्थानीय क्या होते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण पादपों और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक पर्यावासों में करना, यानी कि पादप और जीव का संरक्षण किया जाएगा लेकिन उसके प्राकृतिक पर्यावास में रहकर ही, यानी जहाँ वह है पादप है, जहाँ वह जीव है वहीं पर उसका संरक्षण कर देना। स्वस्थानीय यानी कि उसी का स्थान पर उसका संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ये समझ लीजिए। उसी को इंग्लिश में इन सिटू संरक्षण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए जाते हैं वो जो भी जीव जंतु होते हैं उसी के पर्यावास क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र इत्यादि, ये सब सारे स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू इसको बोलते हैं। प्राकृतिक पर्यावासों से बाहर जैव विविधता का संरक्षण बाह्य स्थानीय या एक्स सिटू संरक्षण के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोई भी जीव जंतु हो उन्हें संरक्षित करने के लिए उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाया जाता है और उसको वहाँ संरक्षण प्रदान की जाती है। इसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय, यानी उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना और उसको संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जूलॉजिकल पार्क, जो भी पार्क बनाए जाते हैं वहाँ बाहर से जीव जंतु लाए जाते हैं और वहाँ पे संरक्षित किया जाता है। बॉटनिकल पार्क, बीज बैंक वगैरह ये सब क्या है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण है। तो क्वेश्चन आपका क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, इसमें बीज बैंक हो जाएगा। जंतु उद्यान और ये बीज बैंक, तो बीज बैंक तो बाह्य स्थानीय हो गया। ये जंतु उद्यान भी आपका यहाँ पे आंसर, ये भी बाह्य स्थानीय का उदाहरण हो सकता है। एक मिनट यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको एक टास्क दिया जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान और जंतु उद्यान में क्या अंतर है? अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो फिर यह स्वस्थानीय का उदाहरण होगा, अगर जंतु उद्यान अलग है तो यह बाह्य स्थानीय का उदाहरण होगा। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे इसका आंसर बीज बैंक हो गया। ठीक है। स्वतः जुताई के लिए जाने वाली मृदा कौन सी है? स्वतः जुताई के लिए जाने वाली मृदा आपका काली मृदा है। यहाँ पर देख लीजिए, काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी को अक्सर रेगूर के रूप में जानते हैं, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, लेकिन काली कपास मृदा के रूप में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी बोले या फिर काली कपास मृदा बोले। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि कपास उन क्षेत्रों में सबसे आम पारंपरिक फसल रही है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी कहा जाता है, काली कपास मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है।
भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और प्रिंसिप शामिल हैं। तो इस सबका थोड़ा मैपिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांस ह्यूमन शब्द का क्या अर्थ है? आदिवासी लोगों का पलायन, पक्षियों का मौसमी प्रवास, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। ये आंसर सी है। लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन क्या कहलाता है? ट्रांस ह्यूमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? तो बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान केवल एक है। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। इसमें 2, 3, 4, 5 दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। तो याद रखिए, बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना 1990 में हुआ था। 37 देख लीजिए। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है मालदा भ्रंश द्वारा। मेघालय का जो पठार है मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है मालदा भ्रंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, नाभिकीय संलयन से, कृष्ण विवर का निर्माण से, पर्वत श्रृंखला का निर्माण से। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी। 39 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बहिर्मंडल और बाह्य वायुमंडल। वायुमंडल के बाहर को बाह्य वायुमंडल कहा जाता है और वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, इसलिए आंसर इसका बी होगा। 40 नंबर देखिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? नेपाल की सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता है? तो पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज। मैप में थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि कौन नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इसमें सब करता है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सा है? सरसों, मक्का, चना, कपास। सरसों, मक्का, चना, कपास कौन सा रबी की फसल है? इसमें हो गया आपका चना भी है, कपास भी है, तो इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा, ये होगा। थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए कि रबी फसल और खरीफ फसल क्या होते हैं। रबी की फसलें ये सर्दियों की फसलें होती हैं, ये सर्दियों की फसलें के रूप में जानी जाती है और सर्दियों के मौसम अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है। ठीक है, रबी की फसलें की खेती शुष्क मौसम में की जाती है, इसलिए इन फसलों को उगाने के लिए समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत की कुछ मुख्य रबी फसलें जैसे गेहूँ, चना, जई, जौ, आलू, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार खरीफ की फसलें देख लीजिए। इन्हें मानसूनी की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। मानसूनी की फसलों के रूप में किसे जाना जाता है? तो खरीफ की फसलें। ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और मानसून या बरसात के मौसम जून से अक्टूबर के दौरान उगाया जाता है। जून से और अक्टूबर के दौरान गर्मी के मौसम में इसे उगाया जाता है। मानसून के दौरान इनके बीज मानसून के मौसम की शुरुआत में बोए जाते हैं और मानसून के मौसम के अंत में फसल की कटाई की जाती है। खरीफ की फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती है। वर्षा का समय और वर्षा जल की मात्रा 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो खरीफ फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। भारत में उगाई जाने वाले मुख्य खरीफ फसलें में धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, दालें हैं आदि है। तो ये सब खरीफ फसल हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रबी फसल कौन कौन सा हो गया? चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी फसल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई।
मक्का, कपास, ये सब आपका खरीफ फसल। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये देखिए, ये आपका रहा रिंग ऑफ फायर। मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट से होकर के, फिलीपीन प्लेट से होकर के, यूरेशियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट हो गया। ये फिर देखिए रिंग ऑफ फायर इस प्रकार से, कोको प्लेट, और यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट से होते हुए ये आपका रिंग ऑफ फायर हुआ। ये पैसिफिक प्लेट यहाँ पर है, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा गया है, जो कि प्रशांत महासागर में। देखिए आगे लिखा हुआ है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय, इसको हिंदी में अग्नि वलय भी कहते हैं। प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर में बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इस क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी, सक्रिय पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, चल निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो ये सबसे ठंडा बायोम टुंड्रा बायोम सबसे ठंडा बायोम है। घास का मैदान, टैगा, समशीतोष्ण प्रसवन, ये टुंड्रा जो बायोम है सबसे ठंडा बायोम है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पौधों व प्राणियों के समुदाय को क्या कहते हैं? बायोम। टुंड्रा सबसे ठंडा बायोम है। यहाँ वर्षा भी कम मात्रा में होती है, जिसके चलते टुंड्रा को रेगिस्तान के समान माना जाता है। वर्षा कम होती है और ठंडा बायोम है, तो इसे रेगिस्तान के समान माना जाता है। आगे समझिए, टुंड्रा आर्कटिक से ठीक नीचे के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में साइबेरिया तक फैला हुआ है। अलास्का और कनाडा का लगभग आधा हिस्सा टुंड्रा बायोम में स्थित है। टुंड्रा विश्व के अत्यधिक ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर भी पाया जाता है। सामान्यतः यहाँ का तापमान अत्यंत कम होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है। टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु लंबी होती है, कठोर और ठंडी होती है तथा तापमान वर्ष में 6 से 10 महीने तक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तापमान अत्यंत कम होने के कारण सतह के नीचे अस्थायी रूप से जमी हुई जमीन की एक परत होती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। यह परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा बायोम की एक विशेषता है। तो आपसे पूछेगा परमाफ्रॉस्ट किसकी विशेषता है? तो टुंड्रा बायोम की। टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में मृदा की ऊपरी परत में कुछ इंच का कटाव होता है, जो वनस्पतियों के जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। टुंड्रा प्रदेश में वार्षिक वर्षा 150 से 250 मिलीमीटर तक होता है, जो विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान से भी कम है। टुंड्रा की वनस्पति मौसम के अनुकूल है। घास, जंगली फूल, आर्कटिक लोमड़ी, उल्लू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टुंड्रा के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ये थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पर शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन्स और साउदर्न प्लेटू रीजन। शिवालिक रेंज में कौन आ जाएगा? रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली। बिहार प्लेन्स में कौन आएगा? नॉर्थ बिहार प्लेन्स, साउथ बिहार प्लेन्स, और फिर आपका साउदर्न प्लेटू रीजन। तो ये सारा आपका बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन से ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया धारा, लैब्राडोर धारा, बेंगुएला धारा, क्यूरोसिवो धारा जलधारा। चलिए सब धारा को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर
महासागरीय जलधाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। ये नदी प्रवाह के समान होती है और बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती है। क्षैतिज भी गति होती है और ऊर्ध्वाधर भी गति होती है। ठीक है, ये देखिए आपका जलधारा का पूरा फोटो दिया गया है यहाँ पे। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। ये ध्यान रखिए यहाँ पे, महासागरीय जो धाराएं हैं और जो लहरें होते हैं वो क्षैतिज गति करती है, लेकिन जो ज्वार भाटा है ये ऊर्ध्वाधर गति करती है। यह प्रणाली ऊष्मा हस्तांतरण, जैव विविधता में भिन्नता और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। ये ऊष्मा का हस्तांतरण के लिए, जैव की विविधता में भिन्नता के लिए, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए भी उत्तरदायी है। ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। ठंडी जो जलधारा कहाँ से कहाँ चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। इन धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः जलधाराओं जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहाँ का तापमान कम कर देती है। तो ठंडी जलधारा है जहाँ चलती है वहाँ के तापमान को कम कर देती है। इसके उदाहरण में हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, कुरिल ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका धारा, ओहोत्स्क धारा, लेब्राडोर धारा, कैनरी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, वेनेजुएला धारा, अंटार्कटिका धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा आदि शामिल हैं। ये सब धारा है, सारे ठंडी जलधारा का उदाहरण है। अब समझ लीजिए यहाँ पे गर्म धाराएं। गर्म धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है। ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है गर्म जलधारा, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है ठंडी जलधारा की ओर प्रवाहित होती है। इन धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। जो मार्ग में जितने सारे जल आएंगे उससे उसका तापमान अधिक होगा गर्म धारा का, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देते, इसलिए जहाँ जहाँ ये जाएगी तापमान बढ़ाते चले जाएगी। इसके उदाहरण में इक्वेटोरियल धारा, कुरोशियो धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर धारा, अलास्का धारा, काउंटर इक्वेटोरियल कंट्रोल, एल नीनो धारा, सुसीमा धारा, दक्षिण इक्वेटोरियल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन धारा, इरमेरिंग धारा, रनलेल धारा, एंटिलिस धारा, ब्राजीलियाई धारा आदि शामिल हैं। ठीक है, तो जलधारा के बारे में समझ गए यहाँ पे, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन सा हो गया? कैलिफोर्निया हो गया, क्रोशियो हो गया, तो यह इसका ऑप्शन ई हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? करेवा स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती है? करेवा कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए उपयोगी होती है। केसर की खेती कहाँ जाती है? की जाती है करेवा की मिट्टी में। यह केसर की एक स्थानीय किस्म है। करेवा सपाट चोटी वाले टीले होते हैं जो चारों दिशाओं से कश्मीर घाटी की सीमा को घेरे हुए हैं। इनकी विशेषताओं में स्तनधारियों के अवशेष तथा कोयले पीट का पाया जाना शामिल है। ठीक है, स्तनधारियों के अवशेषों तथा कोयला पीट जो है, कोयले का एक प्रकार जो पीट है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो करेवा कहाँ है? कश्मीर में। केसर की खेती के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। बरौनी जो रिफाइनरी है ये बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय। बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करते उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। जैव मंडल, निकेत, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर आवास।
प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। तो समझिए पहले पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो जैविक और अजैविक तो ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैव मंडल क्या है? जीवों के मंडल को जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में पादप और जंतु, जीव जंतु सभी चलाएंगे जैव मंडल में। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक सारे घटक चले जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र में। निकेत जो है इसको नीच बोलते हैं। निकेत जो है, निकेत आपका इसमें किसी विशेष समूह के आवास को निकेत कहा जाता है। और आवास क्या हो गया? तो आवास यहाँ पर जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे आवास कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आवास। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड द्वीप हो गया। आप समझ लीजिए कि और सारे जो द्वीप है, सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन इत्यादि के बारे में। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड जो है यहाँ पर आपका सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनिया है, बोर्नियो है, मेडागास्कर है, बैफिन आइलैंड है, सुमात्रा है, होन्सू है, विक्टोरिया आइलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है। इसका यहाँ पर देखिए सारा मैपिंग दिया हुआ है। टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस जगह पे आपका ग्रीनलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, होन्सू है, बोर्नियो, सुमात्रा, न्यू गिनिया, मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, एल्समेरे आइलैंड, ये सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में कुल कितने बंदरगाहों की संख्या है? तो 13 बंदरगाह, टोटल 13 बंदरगाह हैं। 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपियाई के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इथियोपिया के साथ सीमा साझा, युगांडा सीमा साझा नहीं करता इथियोपिया के साथ। इसका मैपिंग आप थोड़ा देख लीजिए। ये रहा आपका इथियोपिया, ये है इथियोपिया। इथियोपिया का एडिस अबाबा कैपिटल हो गया। सूडान के साथ सीमा साझा कर रहा है, एरिट्रिया के सीमा साझा कर रहा है, जिबूती के साथ सीमा साझा कर रहा है, सोमालिया के साथ, केनिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका नज़र आ रहा है युगांडा। युगांडा देखिए इससे दूर है, तो युगांडा जो है इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आंसर हो गया युगांडा। 53, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए थे, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 88वीं बैठक में ओजोन परत को प्रभावित करने वाले पदार्थों को चिन्हित करते हुए किगाली रवांडा में एक ऐतिहासिक वैश्विक जलवायु समझौता हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। किगाली समझौता जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में संशोधन करता है का उद्देश्य शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के एक समूह HFCs को चरणबद्ध रूप से हटाना है। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 197 देशों ने वर्ष 2045 तक HFCs के नियत स्तर से लगभग 85% तक HFCs का उपयोग को कम करने के लिए किगाली समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हानिकारक पदार्थों से पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs की मात्रा में वृद्धि मुख्य रूप से शीतलन की बढ़ती मांगों के कारण विशेष रूप से तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग तथा गर्म जलवायु विकासशील देशों में हुई है। हाल ही समाचारों में रहा नीस स्थित है। नीस कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। 55 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? उकाई बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये तो उड़ीसा में है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, बांध का नाम है राजहर नदी है। उकाई बांध कहाँ है? गुजरात में। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। बगलिहार कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पंचेत कहाँ है? झारखंड में। और यहाँ पर आपका
जो ऑप्शन दे रहा था इससे पहले आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उकाई बांध किस नदी के तट पर है? उकाई बांध कहाँ बनाया गया है? तो ताप्ती नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? महानदी पर। बगलिहार कहाँ? चेनाब पर। और पंचेत कहाँ? तो दामोदर पर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। फिर आगे देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा था। तो यहाँ पे उकाई बांध महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पे गुजरात होगा। ठीक है, हीराकुंड बांध पंजाब नहीं होगा, यहाँ पे उड़ीसा होगा। ये दोनों गलती। बगलिहार हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर होगा बगलिहार बांध। पंचेत बांध जो है ये झारखंड नहीं होगा, पंचेत बांध झारखंड नहीं होगा। तो पंचेत बांध जो है झारखंड ही होगा, जो कि दामोदर नदी पर है। ठीक है, तो याद रखिए उकाई बांध कहाँ है? गुजरात में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। और बगलिहार बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पंचेत बांध कहाँ है? झारखंड में।